हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, और आज अपने इसका पार्ट नंबर 13 करने जा रहे हैं। जो अपने आज का टॉपिक है, आपको पता है कि जो इसके टॉपिक सारे कंप्लीट कर लिए थे, आज अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। और कौन से क्वेश्चंस, आपको एक बार क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, पहले एक वीडियो क्वेश्चंस पर बना चुका हूँ जिसमें अपने उसमें एमसीक्यू किए थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप। तो उसमें जो करवाई दिए थे मैंने जो वीडियो में, उसको छोड़ के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो सारे अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी अपने इसमें ओनली एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे नेक्स्ट पार्ट में अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने सबसे पहले जो आज करेंगे वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या पूछा हुआ है आपसे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज मैक्सिमम एट। यानी कि आपसे पूछा हुआ है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है आपके पास। आपने पहले देखना है कि कंडक्टिंग स्फीयर आपको गिवन है या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है, ठीक है। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको पहले कन्फर्म करना है भी स्फीयर आपको कौन सा गिवन है। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। तो स्फीयर चाहे कोई भी हो, स्फीयर मैंने आपको करवाया, स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने चाहे कंडक्टिंग स्फीयर था और चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, किसी भी स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई की वैल्यू जो होती है वो मैंने आपको बताया था कहाँ पे मैक्सिमम होती है, स्फीयर के सरफेस पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। चाहे वो कंडक्टिंग है, चाहे नॉन कंडक्टिंग है, चाहे होलो है, चाहे सॉलिड है, जो मर्जी स्फीयर है, तो उसके सरफेस पे क्या होती है, जो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इट्स सरफेस इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ, और एट द सेंटर ऑफ, सेंटर लिख दिया मैंने यहाँ पे, सेंटर नहीं आना था, सरफेस आना था, ठीक है। गलती निकल गई पहले ही क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या आएगा, सरफेस आएगा। तो सरफेस पे अपने क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इट्स सरफेस, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, फॉर फ्री स्पेस द एनर्जी डेंसिटी इन सम रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल ई इज गिवन बाय। यानी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको देखना है, और किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में, यानी ई की फॉर्म में आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो बताना है। तो ये चार ऑप्शन अपने को गिवन है। तो अब इसमें से आप बताओ भी इस चैप्टर में आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल ई, कैपिटल ई की फॉर्म में जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, यू वी से इसको लिखते हैं, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर, या इसको अपने जब सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या होता है, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं अपने सिग्मा की फॉर्म में। तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो अब इससे मैच होता हुआ ऑप्शन देखो, तो पहले में एप्सिलॉन नॉट ई आ रहा, स्क्वायर नहीं आ रहा, दूसरे में स्क्वायर आ रहा है लेकिन एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आ रहा है, तीसरे में एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में इसको टिक कराते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ ई स्क्वायर है और यहाँ भी ई स्क्वायर, और एप्सिलॉन अकेला है, तो एप्सिलॉन यहाँ पे भी क्या है, अकेला है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, जो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है कि ऑन चार्जिंग सोप बबल विद नेगेटिव चार्ज इट्स रेडियस। यानी कि अगर अपने कोई सोप बबल अपने को गिवन और उसको क्या करें, नेगेटिव चार्ज उसको प्रोवाइड करवा दे अपने एक्सटर्नल, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी। रेडियस आपसे पूछी हुई है, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, अनचेंज्ड रहेगी, या नथिंग कैन बी सेड, या आपने कुछ नहीं कह सकते भी क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है, जब मैंने आपको सोप बबल वाला टॉपिक करवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब अपने चार्ज देते हैं किसी भी सरफेस को, तो उस वो चार्ज को अपने क्या करें, अगर छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दें। यानी आपने मान लो इसको चार्ज दे दिया तो स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, मान लो इसके पास भी प्लस चार्ज है, इसके पास भी प्लस चार्ज, इसके पास भी प्लस, इसके पास प्लस, सारी सरफेस पे सेम चार्ज होगा। तो स्मॉल एलिमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, क्योंकि चार्ज यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे सेम है। तो अब इस जो सरफेस है इसके आउटवर्ड क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, एक प्रेशर और एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा।
तो अब चाहे तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज गिवन है, चाहे इसको नेगेटिव चार्ज गिवन है, तो नेगेटिव चार्ज गिवन होगा तब भी आप इस पर एरिया एलिमेंट लोगे तो दो एरिया एलिमेंट पर सेम नेगेटिव चार्ज होगा, तो तब भी जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी, और इसी फोर्स के कारण इस पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो चाहे तो आपको हमेशा याद रखना ये चीज़ कि चाहे तो सोप बबल को अपने पॉजिटिव चार्ज दें चाहे नेगेटिव चार्ज दें, दोनों के कारण जो उसके सरफेस पर जो फोर्स होगा वो रिपल्शन का फोर्स होगा, और उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड टू द सरफेस हो जाएगी। तो आउटवर्ड टू द सरफेस जब उसकी डायरेक्शन होगी तो मतलब जो आपका बबल है उसका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज़ आएगा। अब देखो, अगर हो सकता है आपकी बुक में इसके क्या हो कि गलत ऑप्शन दे रखे हो, तो आपको ये वाले ऑप्शन ही लगाने हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है काफ़ी गलतियाँ उसमें दे रखी हैं। फिर नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन आता है। अब बीच में क्वेश्चन तभी मैंने छोड़ दिए क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपको मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर बीच वाले क्वेश्चन कहाँ गए, ठीक है। तो 5th के बाद सीधा 8th क्वेश्चन आता है। तो देखो 8th और 9th दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके चलो बोर्ड में तो है ही, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है और करना है इन क्वेश्चंस को। तो देखो क्या आपको गिवन है, पहले ये देखो कि द रेडियस ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स, दो आपको क्या कैसे स्फीयर दिए हुए हैं, कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है, उनकी रेडियस है जो एक स्फीयर की स्मॉल ए रेडियस और दूसरे स्फीयर की कितनी है, स्मॉल बी रेडियस यहाँ पे गिवन है। व्हेन दीज आर चार्ज्ड विद सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट देयर सरफेसिस, जब अपने उन दोनों को चार्ज दे देते हैं, और चार्ज भी कैसे देते हैं कि जो उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा की वैल्यू है वो दोनों स्फीयर के लिए क्या है, सेम है। तो सेम सिग्मा है दोनों स्फीयर्स के लिए, तो उसके लिए अपने को क्या निकालना है कि इन स्फीयर्स के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई की वैल्यू है उन दोनों का रेशो आपको फाइंड करना है, ठीक है। गिवन क्या है, दोबारा सुन लो, गिवन है आपको कि दोनों स्फीयर्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा की वैल्यू सेम है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वैसे बताओ होती क्या है, क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज ऑन यूनिट एरिया, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको ऐसे कह दें भी दोनों स्फीयर्स के लिए सिग्मा सेम है, तो इस स्फीयर के लिए सिग्मा देखो 50/25, मान लो आप, मैंने यहाँ पे लिख दिया 50/25, इसके लिए भी सिग्मा की वैल्यू 2 आ रही है, और दूसरा 10/5 लिख दिया दूसरे स्फीयर के लिए, तो इसके लिए भी क्या आ गया, सिग्मा की वैल्यू 2 आ गई। तो अब सिग्मा होता क्या है, चार्ज अपॉन में एरिया होता है। मतलब पहले स्फीयर का चार्ज मान लिया उस पर 50 कूलम है और उसका एरिया 25 है, और दूसरे स्फीयर पर अपने चार्ज मान लिया 10 कूलम है और उसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है। तो दोनों को ही जब आप डिवाइड करोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, सेम आ जाएगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है भी स्फीयर भी आपके बिल्कुल क्या हो, सेम हो, या उन पर चार्ज हो वो भी सेम हो। चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ 50 है यहाँ 10 है, दोनों पे चार्ज की वैल्यू अलग अलग है, दोनों का एरिया अलग अलग है। तो एरिया और जब चार्ज डिफरेंट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो सकती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, देखो गिवन आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ बोथ द स्फीयर्स इज सेम, दोनों स्फीयर के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या है, सेम है। सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, यानी कि अपने को क्या करना है, सिग्मा की फॉर्म में स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है। किसकी फॉर्म में, जो चीज़ आपको कांस्टेंट दी हुई है या जो चीज़ सेम दी हुई है उसकी फॉर्म में आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, फर्स्ट स्फीयर के लिए लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो उस सॉलिड स्फीयर है जो आपका कंडक्टिंग उसके सरफेस पे। तो सरफेस पे जो वैसे तो आप सोच रहे होगे भी सर जो आपने निकाला था सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो KQ और अपॉन में क्या होती थी, R² होती थी। KQ अपॉन क्या होती थी, R² इसकी वैल्यू होती थी। लेकिन जब अपने क्या करते हैं कि इस Q की वैल्यू अपने सिग्मा की फॉर्म में निकालते हैं, तो Q की वैल्यू सिग्मा की फॉर्म में आती है सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R², ठीक है, ये आती होती थी। और इस K को भी मैं क्या कर देता था, यहाँ हटा देता था और नीचे लिख देता था 4π एप्सिलॉन नॉट, और नीचे R² तो पड़ा ही है एक, तो नीचे R² पड़ा है एक। तो अब देखो R² से R² कैंसिल, 4π से
4 पाई कैंसिल, तो सिग्मा ऊपर और एप्सिलॉन नॉट नीचे। तो ये क्या बन गया अपने पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोबारा फार्मूला बता दिया मैंने आपको, वैसे मैंने आपको ये फार्मूला ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि किसी स्फीयर के सरफेस पे जो इंटेंसिटी की वैल्यू आती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आ गई पहले स्फीयर के सरफेस पे और दूसरे के सरफेस पे भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों के लिए सिग्मा सेम ही है। तो अब दोनों का रेशो निकालना है, तो दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, 1:1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस एक चीज़ का चेंज किया है इसमें। क्या चेंज किया देखो कि द रेडियस ऑफ 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स आर ए एंड बी, यानी 2 कंडक्टिंग स्फीयर इसमें भी आपको गिवन है, और दोनों की जो रेडियस है वो कितनी गिवन है, इसमें ए और बी उसकी रेडियस गिवन है। ठीक है, व्हेन दीज आर गिवन द सेम चार्ज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट देयर सरफेस। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको चार्ज सेम दे रहे हो, दोनों स्फीयर्स को, दोनों को क्या दे रहे हो, चार्ज सेम दे रहे हो, लेकिन ऊपर क्या था, सिग्मा सेम था दोनों स्फीयर्स के लिए। तो अब जब चार्ज सेम है तो सिग्मा की वैल्यू सेम हो या ना हो वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। मान लो ये जो स्फीयर है इसका एरिया है 5 और इसका है 10, तो अब इसको आपने 10 कूलम चार्ज दे दिया और इसको भी आपने 10 कूलम चार्ज दे दिया, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू 10/5 यानी 2 हो जाएगी, और इसके लिए क्या हो जाएगी 10/10 1। तो यहाँ सिग्मा सेम नहीं रहेगा, क्यू की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो अब आपको वही चीज़ निकालनी है, क्यू की वैल्यू दोनों स्फीयर के लिए सेम है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ का रेशो निकालना है। तो अब प्रीवियस जो आपने क्वेश्चन किया है उसमें जो आपने इंटेंसिटी की वैल्यू लिखी है स्फीयर के लिए, वो लिखी थी जो चीज़ सेम थी उसकी फॉर्म में, वहाँ पे सिग्मा सेम था तो सिग्मा की फॉर्म में। अब यहाँ क्यू सेम है तो क्यू की फॉर्म में आप इंटेंसिटी का क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे सोल्यूशन इसका कि चार्ज ऑन बोथ द स्फीयर इज सेम, दोनों स्फीयर पर चार्ज सेम है, सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इन द फॉर्म ऑफ क्यू। क्यू की फॉर्म में अब आपको फॉर्मूला लिखना है। तो अब दोनों की सरफेस पे आपको फॉर्मूला लिखना है। तो देखो फर्स्ट स्फीयर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, मतलब उसकी रेडियस ए है, और सेकंड स्फीयर के सरफेस पे जो वैल्यू होगी वो के क्यू अपॉन में बी स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि इसकी सरफेस पे जो इसकी रेडियस है वो स्मॉल बी आपको गिवन है। अब दोनों का रेशो निकालना है, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर के क्यू अपॉन बी स्क्वायर, तो के क्यू से के क्यू कैंसिल, ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये ए स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसकी वैल्यू, या बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया वो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब आपको याद ये रखना है कि इसमें क्यू की वैल्यू सेम गिवन है या आपको सिग्मा की वैल्यू सेम गिवन है। तो ये थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, मैंने सारे करवा दिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो कि एट व्हाट पोजीशंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज जीरो, कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो कब होती है। ठीक है, तो अब देखो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कौन सा स्फीयर है ये। ठीक है, अब आपको जब तक कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग ना गिवन हो आपने इसको नॉन कंडक्टिंग ही मानना है, क्योंकि कंडक्टिंग हमेशा गिवन होगा। ठीक है, और जो इसके आंसर हैं मैंने आपकी बुक में देखे हैं वो इसको नॉन कंडक्टिंग मान के ही दिए हुए हैं। तो वैसे तो ये गलत है क्वेश्चन है, इसमें आपको कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग दिया होना चाहिए, लेकिन चलो फिर भी अपने क्या है कि जो आंसर दिए हुए हैं उसी हिसाब से चलते हैं। तो अब आपको अगर मान लो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपको गिवन है, सॉलिड स्फीयर मान लो गिवन है, तो उसके कौन कौन से पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो होती है। एक तो सेंटर वाले पे, अब दूसरा पॉइंट एक और होता है। अब आप सोचोगे भी सर और कौन सा पॉइंट हो गया, ओनली सेंटर वाला तो पढ़ा आपने, दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया। दूसरा पॉइंट होता है जब अपने इनफाइनाइट पे जाते हैं, तो इनफाइनाइट पे जाके के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, तो के ई की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। तो वही है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है 2 पॉइंट पे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या दिया हुआ आपको देखो कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए चार्ज कंडक्टर एंड गिव इट्स डायरेक्शन। पहले तो आपको फोर्स पर यूनिट एरिया किसी कंडक्टर के लिए उसका फॉर्मूला लिखना है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर, या इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर बोल देते हैं, क्योंकि प्रेशर की डेफिनेशन यही होती है, P इज इक्वल टू अपने क्या पढ़ते हैं, F अपॉन ए,
एफ अपॉन क्या होता है, ए होता है। तो ए की वैल्यू जब अपने 1 रख दें तो जो पी की वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, एफ की इक्वल आ जाएगी। मतलब यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, प्रेशर कह देते हैं। तो अब प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या इसका दूसरा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर फॉर्मूला होता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर इज आउटवर्ड टू द सरफेस, हमेशा आउटवर्ड होती है, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और रिपेल करने के कारण जो इसकी डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, आउटवर्ड टू द सरफेस होती है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपके से क्या पूछा हुआ है कि वेयर डज द एनर्जी ड्यू टू चार्ज इज स्टोर्ड, चार्ज के कारण जो एनर्जी होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, ये पूछा हुआ है। तो चार्ज के कारण एनर्जी किस में स्टोर होती है, होल वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको यही मैंने टॉपिक करवाया था ना कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या होती है, स्टोर होती है जो एनर्जी होती है। मान लो कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, उसका जितना वॉल्यूम है, जो एनर्जी होगी चार्ज देने के कारण वो उस वॉल्यूम में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। मान लो आपको स्फीयर दिया हुआ है तो स्फीयर के सारे वॉल्यूम में क्या आ जाएगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको 5 में क्या कहा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि ए चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज की वैल्यू है इज गिवन टू ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर स्मॉल डी, यानी एक कंडक्टिंग स्फीयर को देते हैं जिसकी डायमीटर डी है, तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखने लग जाते हैं, भाई जो स्फीयर को चार्ज है वो के क्यू होता है और आर स्क्वेयर की वैल्यू, आर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है डायमीटर, तो आर क्या हो जाएगा, d/2 का स्क्वेयर हो जाएगा। तो इसका जब स्क्वेयर करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4k और अपॉन में डी स्क्वेयर। ये आंसर निकालते हैं स्टूडेंट्स ज़्यादातर। ठीक है, तो ये आंसर सही है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है। तो कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पूछा हुआ है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि चार्ज ही नहीं प्रेजेंट होता। तो वही चीज़ है कि बिकॉज चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर को जो अपने चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो चार्ज क्या होता है, उसकी सरफेस पे रहता है। नो चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के इनसाइड क्या होता है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या होता है, 0 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो 6th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है कि सपोज द कूलम्स लॉ हैज़ ए 1/r³ डिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ 1/r² डिपेंडेंस, इज इट गॉस लॉ स्टिल वैलिड। अब क्वेश्चन समझो पहले तो आपको क्या दिया हुआ है कि आपने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है। कूलम्स लॉ में जो अपने फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं या इंटेंसिटी का, तो उसमें हमेशा अपॉन में r² आता है, मतलब 1/r² उसमें इंक्लूड होता है। तो अब ये कहता है कि अगर मान लो कूलम्स लॉ में किसी हिसाब से 1/r³ आ जाता, अगर r² की जगह पे r³ होता इसकी जगह पे, तो अब तब भी क्या जो गॉस लॉ है वो वैलिड होता है या नहीं होता, मतलब गॉस लॉ आप अप्लाई कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो आप नहीं कर सकते थे गॉस लॉ अप्लाई। कारण क्या उसका, जब मैंने आपको गॉस लॉ करवाया था तो उसमें इसका रीज़न था, और वो रीज़न क्या था, बिकॉज गॉस लॉ इज़ वैलिड फॉर दोज फील्ड हु फॉलोज इनवर्स स्क्वेयर लॉ, सो इट इज़ नॉट वैलिड। यानी गॉस लॉ उन्हीं फील्ड के लिए आप क्या वैलिड होता है जिनमें क्या होता है, जो इन्वर्स स्क्वेयर लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब जो इसमें इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो उस डिस्टेंस की स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आया। तो गॉस लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होता अगर क्यूब आ जाता तो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट आपको गिवन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के पे सेंटर पे आपसे इंटेंसिटी की वैल्यू आपको पूछी हुई है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके सेंटर पे क्या होगी। तो सेंटर पे चाहे जो मर्जी स्फीयर आपको होलो हो, सॉलिड हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, जैसा मर्जी स्फीयर हो, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। ये आपको याद रखना है, हमेशा ही इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अपने कर लिए। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप में मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाता हूँ हमेशा जो क्वेश्चंस आपके नोट्स में नहीं आए हुए, मतलब अलग से आए हुए हैं।
वैसे इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे फार्मूला वगैरह मिल जाएंगे, डेरिवेशन इसमें जैसे प्रेशर का डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर का डेरिवेशन करो, वो क्वेश्चन है इसमें गिवन है, तो वो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। मैं शॉर्ट आंसर टाइप में ओनली वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो इस चैप्टर में डायरेक्टली नहीं पूछे हुए, थोड़े से अलग टाइप में आए हुए हैं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो इसके। तो पहला क्वेश्चन है, देखो 7th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी जो बुक है उसमें मिस है। वैसे तो बुक में 7th क्वेश्चन आपके और दिया हुआ है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम की बुक है ना उसमें टोटल 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें 13 दिए हुए हैं। इंग्लिश मीडियम की शायद जो एडवाइज़र की बुक आती है उसमें 14 ही दिए हुए हैं, तो वहाँ देख लेना आप ये वाला क्वेश्चन जितने नंबर पे आता है। देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है कि वाई द साइज ऑफ ए चार्ज सोप बबल विल इंक्रीज आफ्टर चार्जिंग इट, यानी कि जब अपने किसी सोप बबल को चार्ज दे देते हैं तो उसका साइज़ इंक्रीज़ क्यों होता है। तो इंक्रीज़ होने का कारण आप पढ़ चुके हो, अभी पीछे पढ़ के आए हो, क्योंकि बिकॉज आफ्टर चार्जिंग द सोप बबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड प्रेशर वर्क्स आउटवर्ड टू द सरफेस, यानी जो सोप बबल होता है इसके आउटवर्ड क्या लगने लग जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लग जाता है, रिपल्शन का जो फोर्स होता है। तो इसके कारण जो इसकी क्या होता है, साइज होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। बाहर की ओर क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाता है, और ये प्रेशर इसके साइज़ को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। अब नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कह दूं कि ये क्वेश्चन डेली लाइफ से वैसे तो रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इसका यानी कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आंसर में चलो पॉसिबल कर रखा है। देखो क्या है कि यू आर ट्रैवलिंग इन ए कार, आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं, लाइटनिंग इज एक्सपेक्टेड, व्हाट शुड यू डू अबाउट योर सेफ्टी। लाइटनिंग मतलब जो आसमान में है, आसमान से जो बिजली गिरती है वो आपकी कार पर गिरने लगी है, तो आप क्या करोगे अपनी सेफ्टी के लिए, उससे बचने के लिए क्या करोगे। तो अब इसका आंसर है कि वी विल क्लोज ऑल द विंडोज ऑफ द कार बिकॉज चार्ज विल प्रेजेंट ओनली आउटसाइड ऑफ द कंडक्टिंग कार इनसाइड सो एंड इनसाइड इट डज नॉट हार्म, यानी कि अपने क्या कर देंगे, खिड़कियां सारियां बंद कर देंगे कार की विंडोज़, तो उससे क्या होगा, चार्ज अंदर नहीं आ पाएगा, ओनली बाहर बाहर सरफेस पे रहेगा, तो सरफेस पे रहने पर अपने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में जो चार्ज होता है ना, जो लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है आसमान से, उसमें चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और वो चार्ज इतना होता है, एनर्जी इतनी होती है कि जो आपकी कार है उसको वहीं पे वहीं स्वाह कर सकती है वो जला के, ठीक है। तो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर यही लिखोगे। अब नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। एडवाइज़र में हो सकता है ये 13 नंबर हो। तो आपसे पूछा क्या हुआ, एक डेरिवेशन ही पूछा हुआ आपसे, इसमें एक तरह का डेरिवेशन है ये, नए टाइप का समझो आपको। ये कंसीडर टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्जेस हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 एंड λ2, यानी आपको दो चार्जेस गिवन है, लीनियर चार्ज हैं। लीनियर चार्ज मतलब दो आपके पास वायर्स हैं, जो उनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो λ1 और λ2 है। डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग बिटवीन देम, यानी उन दोनों के बिटवीन जो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ पे होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। पहले तो आपको क्या करना है, देखो दो वायर्स आपको गिवन है, समझ लो पहले क्वेश्चन को, आपसे पूछा क्या हुआ है, दो वायर्स गिवन है, दोनों को ही चार्ज गिवन है। अब चार्ज दोनों को देखो λ1 λ2 है, तो दोनों λ1 और λ2 की वैल्यू पॉजिटिव ही है, ठीक है। λ1 पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन इसके साथ लगाते, तो दोनों जो वायर्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज गिवन है। तो जब चार्ज गिवन है और ये कुछ डिस्टेंस डी पे प्लेस की हुई हैं, तो चार्ज के कारण ये वायर्स एक दूसरे पर क्या लगाएंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगी। तो ये वायर इस पर फोर्स लगाएगी और ये वायर इस पर फोर्स लगाएगी। तो आपको किसी भी एक वायर की जो यूनिट लेंथ है उस पर फोर्स निकालना है, मतलब कि उसकी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, मतलब आप फोर्स निकालोगे और उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दोगे, या जितनी लेंथ के लिए आपने फोर्स लिखा हुआ है उतनी लेंथ से उसको डिवाइड कर दोगे। तो अपने देखो क्या करते हैं कि इस वाली वायर को रेफरेंस वायर मान लेते हैं, भी इसके कारण अपने को दूसरी वायर पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसके पी पॉइंट पे अपने डीएल क्या लेते हैं, इसका स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। तो इस डीएल एलिमेंट पर अपने क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो फोर्स आएगा उसको अपने इस डीएल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। समझ में आया।
तो अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर वन हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा वन एट ए पॉइंट पी एंड डिस्टेंस स्मॉल डी, यानी कि आपको पी पॉइंट पे अपने क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लिख रहे हैं इस पी पॉइंट पे जो इससे स्मॉल डी डिस्टेंस पे है पहली वायर से। तो अब इस पे जो वैल्यू होगी वो E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन डी हो जाएगी। तो वैसे तो क्या होता है कि 2k लैम्डा अपॉन में वायर के कारण इनफाइनाइट लेंथ की जो वायर थी उसके कारण इंटेंसिटी 2k लैम्डा अपॉन आर होती है। तो अब आर क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, स्मॉल डी आ रही है। तो अपने 2k लैम्डा 1 अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा 1 क्यों लिया, क्योंकि पहली तार के कारण आप लिख रहे हो इसकी वैल्यू, तो 2k लैम्डा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब अपने क्या करते हैं, नाउ वी टेक ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL ऑन द सेकंड वायर पर DL लेंथ एलिमेंट लेते हैं। तो इस पे चार्ज निकालते हैं, पहले अपने इस पे क्या निकालेंगे, इस एलिमेंट पे चार्ज, और फिर उस चार्ज से अपने क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो देखो चार्ज इस पे डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टू डी एल, क्योंकि देखो यूनिट लेंथ पे तो चार्ज है लैम्डा टू, तो डी एल लेंथ पे निकालना है तो लैम्डा टू इंटू डी एल हो जाएगा। अब अपने क्या करेंगे, आपको फोर्स निकालना है इस पॉइंट पे, इस डी एल लेंथ पे। तो अब देखो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। वैसे तो अगर Q चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो जो फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू क्यू ई है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यहाँ पे E है, और जो चार्ज है इस जो स्मॉल एलिमेंट DL पे वो डी क्यू है। तो E इंटू डी क्यू क्या आ गया आपके पास, जो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको E और डी क्यू दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। तो E की वैल्यू 2k लैम्डा 1 अपॉन डी और डी क्यू की वैल्यू लैम्डा 2 DL। तो ये आ गया आपके पास फोर्स की वैल्यू 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन डी DL। अब आपको यूनिट लेंथ पे निकालना है तो DL से डिवाइड कर दो, तो 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F वेक्टर को जब DL से डिवाइड कर देंगे तो इधर भी DL से डिवाइड, तो DL से डिवाइड होके ये तो आ ही गया। अब अपने क्या करेंगे, F पर वेक्टर और इधर n कैप लगा देंगे। तो ये एक तरह का डेरिवेशन आप दोबारा देखना कैसे किया है, 2-3 बार लिख के देखना, फिर आपकी याद हो जाएगा। अब आती है बात 13 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपको देखो क्या गिवन है कि कंसीडर टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स हैविंग चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। दो आपके पास क्या हैं, प्लेट्स हैं, इनफाइनाइट लेंथ की हैं और पैरेलल प्लेस की हुई हैं एक दूसरे के, और दोनों पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक पे प्लस सिग्मा और एक पे माइनस सिग्मा। तो अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस और माइनस होने का क्या मतलब है भाई, जिस पे प्लस सिग्मा है उस पे प्लस चार्ज गिवन है और जिस पे माइनस सिग्मा उस पे माइनस चार्ज गिवन है। हमेशा ये होता है। अगर मान लो आपको दो सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक माइनस लैम्डा दे दें और एक प्लस लैम्डा, दो वायर्स की, तो आप कहोगे भी जो प्लस लैम्डा वाली है उस पर प्लस चार्ज है उस वायर पर, और दूसरी पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है दूसरी वायर पर। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट इन रीजन बिटवीन देम, कि उनके बीच में किसी भी पॉइंट पे, मैंने यहाँ पे P पॉइंट जैसे मान रखा है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इन दोनों प्लेट्स के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने से पहले अपने डायरेक्शन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज रख देंगे, जो यूनिट चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 से इसको शो करते हैं इस P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर जब आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये वाली प्लेट इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो रिपेल करेगी तो E1 की डायरेक्शन ये वाली, और ये वाली प्लेट इस चार्ज को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो E2 की डायरेक्शन। मतलब दोनों प्लेट के कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो सेम आ रही है। अब बात आती है कि होती कितनी इंटेंसिटी, तो इनफाइनाइट लेंथ की जो प्लेट होती है उसके कारण इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होती है वैल्यू। आप चाहे P पॉइंट जहाँ मर्जी ले लो, आप P पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इस प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। इससे ओनली पॉइंट आपका कहाँ पे लिया हुआ और उस पॉइंट का, सॉरी, जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो आपकी प्लेट पे, उसकी वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करती है। तो दोनों ही प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम लिखेंगे अपने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पहले के कारण और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरी प्लेट के कारण। अब कई स्टूडेंट यहाँ पूछते हैं कि सर दूसरी प्लेट पे तो माइनस सिग्मा है, तो आपने यहाँ प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा है। तो माइनस सिग्मा ओनली इस चीज़ को बताता है कि जो आपकी प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज है
ऐसा नहीं है भी इसकी वैल्यू भी यहाँ पे माइनस में रखेंगे, कभी नहीं ऐसा, हमेशा ये प्लस में ही आएगी। लेकिन माइनस सिंबल सिर्फ इस चीज़ को बताएगा कि आपकी प्लेट है या आपकी वायर है उस पर चार्ज कैसा प्रेजेंट है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस इस चैप्टर के। अब यहाँ तक आपके शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके, और उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे चैप्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस।